द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन थंडर टॉम के लिए निकल चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अगर सब तैयार हैं तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। फॉल्स थंडर वैली के वैली मास्टर ने स्क्वायर में खड़े सभी पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए मुस्कुरा के कहा, शुरू करो। नीचे मौजूद भीड़ से भी समुद्री वेव्स जैसी एक भयानक गर्जना गूंज उठी। उनकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि मानो आकाश तक में हल्की दरारें पड़ने लगी हों। चलो हम भी तैयार हैं, सियावियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, चारों लड़कियों ने धीरे धीरे सिर हिलाया और अपनी नजर सामने मौजूद स्पेस पासेज पे टिकाई। उस पासेज से एक बेहद पावरफुल डेंजरस ऑरा निकल रहा था, जिससे साफ महसूस हो रहा था कि उसके भीतर अनगिनत खतरे छिपे हुए हैं। अगले ही पल 10,000 पार्टिसिपेंट्स एक साथ स्पेस पासेज में कूद पड़े और थंडर टॉम की ओर बिजली की स्पीड से बढ़ने लगे। चारों ओर फैली हुई शांत भूमि पे अचानक असंख्य बाहरी लोग प्रकट होने लगे और कुछ ही पलों में पूरा थंडर टॉम्ब जीवंत हो उठा। तो यही है थंडर टॉम्ब। अंदर प्रवेश करते सियावियन और बाकी सभी के शरीर से तुरंत डोजी फूट निकली। सबने पूरी सावधानी के साथ अपने आसपास नजर दौड़ाई। हाँ, यही थंडर टॉम्ब है। जब सबने चारों ओर अच्छी तरह जांच कर ली और कोई खतरा नहीं मिला, तब जाके सभी ने राहत की सांस ली। उनके सामने फैला हुआ था एक विशाल ग्रे स्पेस। पूरा आकाश और धरती ग्रे रंग में डूबे हुए थे। हवा में एक बेहद वॉयलेंट थंडर ऑरा तैर रहा था, जिससे साफ पता चलता था कि इस स्थान को थंडर टॉम्ब क्यों कहा जाता है। ग्रे धरती के ऊपर एक अजीब सी भारी अनुभूति पूरे वातावरण में फैली हुई थी। हर दिशा में कमजोर सी एनर्जी तैर रही थी, जिसे महसूस करते ही सभी के चेहरों पे खुशी दिखाई देने लगी। थंडर टॉम्ब का एरिया बहुत विशाल है और इसमें प्रवेश करने वाला स्पेस पासेज पूरी तरह रैंडम होता है, इसलिए बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट हुए होंगे। डूचीफी ने आसपास देखते हुए कहा, यहाँ की एनर्जी सचमुच अविश्वसनीय है। सियावियन ने सिर हिलाया, फिर उसने धीरे से अपना हाथ हवा में फैलाया। अगले ही पल उसकी हथेली में हल्की सी एनर्जी इकट्ठा होने लगी। दिखने में वो एनर्जी बेहद कमजोर थी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अधिक थी कि सियावियन को महसूस हुआ सिर्फ इतनी सी एनर्जी भी उसकी बाहरी दुनिया में लगभग 10 दिनों के कल्टीवेशन के बराबर थी। इससे साफ साबित हो गया कि थंडर टॉम्ब के बारे में जो अफवाहें थी वो बिल्कुल सच थी। इस बार सिर्फ ली चैंग की 8 मेजर फोर्सेज ही नहीं, कुछ और एक्सपर्ट्स भी हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा, डूचीफी ने गंभीर आवाज में कहा। आखिर ये केवल व्यक्तिगत मुकाबला नहीं था, बल्कि पूरी टीम की सर्वाइवल बैटल थी। ओह, सियावियन ने उत्सुकता से पूछा, क्या ईस्ट कॉन्टिनेंट की 8 मेजर फोर्सेज के अलावा भी कोई ऐसी फोर्स है जो उनके बराबर खड़ी हो सके? आखिर ये 8 फोर्सेज पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल ताकतों का प्रतिनिधित्व करती थी। डूचीफी ने सिर हिलाया। इतना तो नहीं, लेकिन बाहर निकलने से पहले फादर ने मुझे खास तौर पे एक फोर्स से सावधान रहने को कहा था। उसका नाम है जी गोंग गैंग। उस फोर्स का रियल बैकग्राउंड किसी को नहीं पता, इसलिए उससे विशेष सावधानी बरतनी होगी। कुछ पल रुक के उसने फिर से कहा, और मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हर बार जब वो इस फोर्स का जिक्र करती, उसकी भुएं अनजाने में सिकुड़ जाती, मानो उसके भीतर कोई अजीब बेचैनी जन्म ले रही हो। समझ गया, सियावियन सहित सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत 8 मेजर फोर्सेज और जी गोंग गैंग दोनों को अपने सबसे महत्वपूर्ण ओपोनेंट्स की सूची में शामिल कर लिया। थंडर टॉम्ब की यह यात्रा सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने का अवसर नहीं थी, ये एक बेहद खतरनाक ट्रायल भी था। अगर किसी टीम का एक भी मेंबर हट जाता तो पूरी टीम के एलिमिनेट होने की संभावना थी। यही कारण था कि यहाँ टीम वर्क व्यक्तिगत ताकत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका था। जब सियावियन और उसकी टीम आसपास की जगहों की खोज कर रही थी, उसी समय थंडर टॉम्ब के दूसरे हिस्सों में भी कई भयंकर घटनाएं घट रही थी। तो यही है थंडर टॉम्ब, ईस्ट कॉन्टिनेंट के अनगिनत एक्सपर्ट्स का अंतिम विश्राम स्थल, और यही जगह बर्निंग सोल क्लैन के पुनर्जन्म का सबसे उपयुक्त स्थान बनेगी। एक काली चट्टान के ऊपर कुछ अजीब आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुई। उन सभी की बॉडी पे व्हाइट बैंडेजेस कस के लिपटी हुई थी, लेकिन उन बैंडेजेस के नीचे कभी कभी अत्यंत डेंस ब्लैक इविल ऑरा बाहर रिश्ता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी असली पहचान थी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस, वही भयानक रेस जिससे पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड घृणा करता था। लेकिन ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में उनकी एक अलग पहचान थी, जी गोंग गैंग, एक मिस्टीरियस संगठन जिसकी पहचान थी उसके शरीर पर बंधी हुई सफेद बैंडेजेज। दुनिया समझती थी कि ये उनकी वेशभूषा है, लेकिन सच्चाई ये थी, ये बैंडेजेज एक स्पेशल पावर से बनाई गई थी जो उनकी बॉडी से निकलने वाले इविल ऑरा को छिपाती थी। सर, ये बैंडेजेज हमारी ताकत को दबा रही हैं, क्यों ना इन्हें उतार दिया जाए? उनमें से एक व्यक्ति बोला।
वैसे भी समय आ चुका है। आज थंडर टॉम्ब पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का शमशान बनने वाला है। लेकिन सामने खड़े लीडर ने धीरे से सिर हिलाया। जल्दबाजी मत करो। उसकी भारी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। हमारे एलाई बर्निंग सोल क्लैन को डोतियान होने के लिए नष्ट कर दिया था। एक एलाई होने के नाते उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज थंडर टॉम्ब में ईस्ट कॉन्टिनेंट के लगभग सभी सुपर फोर्सेस के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स मौजूद हैं। जब सही समय आएगा हम सामने आएंगे और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की सभी भविष्य की उम्मीदों को यही हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसके शब्दों के साथ ही पूरा एरिया एक भयानक किलिंग इंटेंट से भर गया। सर वास्तव में दूरदर्शी हैं। बाकी सभी ने एक साथ सम्मान पूर्वक सिर झुका दिया। तभी उनमें से एक ने पूछा, सर क्या हमें सिन और सोल होल को इसकी सूचना देनी चाहिए? आखिर इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड वही हैं। अगर ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड या हमारी इविल रेस के दूसरे लीडर्स को पता चल गया कि हम यहाँ चुपचाप आ गए हैं तो लीडर ने तुरंत उसे रोक दिया। जरूरत नहीं, बर्निंग सोल क्लैन से हमारा रिश्ता सिन और सोल होल से कहीं अधिक गहरा है। उनका बदला हम खुद लेंगे, बाकी लोगों को भूल जाओ। इतना कह के वो लोग आगे बढ़ने वाले थे कि अचानक स्पेस में एक दरार खुल गई। ओह, क्या शानदार फेंग शुई ट्रीजर है। दरार के भीतर से कई पावरफुल ओराज बाहर निकले। यंग मास्टर, अगर हम यहाँ किसी फाइटिंग सोल को प्राप्त कर लें तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एक सबऑर्डिनेट ने उत्साहित होकर कहा। बिल्कुल, लीडर जोर से हंसा। हालांकि हमारा रॉक क्लैन अभी 8 मेजर फोर्सेस में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की 9th मेजर फोर्स बनेंगे। यंग मास्टर, टाइम बर्बाद नहीं करते, चल के पहले कुछ पावरफुल एनर्जी बॉडीज ढूंढते हैं। ठीक है, लीडर ने सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही पूरा रॉक क्लैन आगे बढ़ने वाला था, अचानक ग्रे आकाश के ऊपर अनगिनत व्हाइट बैंडेजेस एक पल में फैल गई। कुछ ही पलों में उन्होंने एक विशाल पूरी तरह बंद व्हाइट नेट बना दिया जिसने रॉक क्लैन के सभी लोगों को अंदर कैद कर लिया। ये तो बुरा हो गया। एनिमी अटैक, सब लोग डिफेंस फॉर्मेशन बनाओ। लीडर जोर से गरजा। उसी समय व्हाइट नेट के चारों ओर एक एक करके व्हाइट बैंडेजेस में लिपटी हुई आकृतियां प्रकट होने लगी। फिर उनके शरीर पर बनी हुई सारी बैंडेजेस धीरे धीरे खुलने लगी और अगले ही पल उनका रियल रूप सामने आया। वो सीन मानो नरक स्वयं धरती पर उतर आया हो। हर तरफ भयानक ब्लैक इविल ओरा, विकृत शरीर और राक्षसी चेहरे दिखाई देने लगे। रॉक क्लैन के सभी लोगों के चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। उनके लीडर ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये ओरा, क्या ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस है? उस पल रॉक क्लैन के किसी भी मेंबर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रेस जिसके खिलाफ पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड ने मिलकर युद्ध छेड़ा था, वो इतनी खुली चुनौती देते हुए सीधे थंडर टॉम्ब के अंदर दिखाई देगी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन, रॉक क्लैन के दर्जनों डिसाइपल्स जिनकी अधिकतर स्ट्रेंथ 1 स्टार डोजियन के लेवल की थी और जिनमें केवल कुछ ही 2 स्टार डोजियन थे, उन भयानक आकृतियों को देखते ही जोर से चिल्ला उठे। उनकी आंखों में केवल शौक ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के लिए गहरी घृणा भी साफ दिखाई दे रही थी। बिल्कुल सही, सामने खड़े लीडर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगले ही पल उसके शरीर से ऐसा भयानक इविल ओरा फूट पड़ा मानो वो सीधे नरक की गहराइयों से निकला हो। तुम जैसे नीच एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन को एक दिन हमारा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पूरी तरह मिटा देगा, रॉक क्लैन के लीडर ने बिना किसी डर के गरजते हुए कहा। हालांकि उन्हें पता था कि वो मौत के सामने खड़े हैं, फिर भी उनके चेहरों पे डर का नामो निशान तक नहीं था। फाइट! उसकी गर्जना के साथ ही सभी डिसाइपल्स के शरीरों से चमकदार डोलची फूट निकली। हर किसी ने अपनी डोलची को पूरी स्पीड से सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। वो अंतिम पल तक लड़ने के लिए तैयार थे। लॉर्ड यूहुआन, ये लोग सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के एक मेंबर ने तुरंत चेतावनी दी। अगर इतने सारे एक्सपर्ट्स एक साथ खुद को एक्सप्लोड कर देते तो उनकी एनर्जी वेव काफी दूर तक फैल जाती। भले ही इससे उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन बेवजह की परेशानी जरूर खड़ी हो जाती। चिंता मत करो, उन्हें वो मौका कभी नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को यूहुआन कहा जा रहा था वो हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी दोनों आंखों से एक अत्यंत भयानक इविल ओरा निकलने लगा। गेज! उसकी ठंडी आवाज के साथ ही पूरा स्पेस एक पल में जम गया। फिर उसकी दोनों आंखें अचानक सैकड़ों मीटर बड़ी विशाल इविल आइज में बदल गई जो आकाश में ऊंचाई पे टंगी हुई थी। जो रॉक क्लैन के डिसाइपल्स अभी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाले थे, जैसे ही उनकी नजर उन विशाल इविल आइज पे पड़ी, उनके शरीर अचानक कांप उठे। अगले ही पल उनकी आंखों से सारी कॉन्शियसनेस गायब हो गई। वो बिल्कुल खाली निगाहों से सामने देखने लगे, मानो उनकी सोल ही उनसे छीन ली गई हो। वहाँ सभी शोक में खड़े रह गए।
ऐसा लग रहा था जैसे उनका माइंड पूरी तरह उन इविल आइज के कंट्रोल में आ चुका हो। उसी समय उनकी बॉडी से एक अजीब सी पावर बाहर निकलने लगी। वो पावर धीरे धीरे उड़ती हुई सीधे यूहुआन की हथेली में जाके इकट्ठा होने लगी। लॉर्ड यूहुआन, अगले ही पल वो विशाल व्हाइट नेट अपने आप गायब हो गया। रॉ क्लैन के डिसाइपल्स के शरीर में फनती हुई डोउची भी पूरी तरह शांत हो गई। फिर सभी लोग एक साथ यूहुआन के सामने घुटनों के बल झुक गए। उठो, यूहुआन ने शांत आवाज में कहा, अब से तुम्हारा मिशन है इस कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को या तो मार डालना या फिर उन्हें एसिमिलेट कर लेना, समझ गए? इतना कह के उसने अभी अभी प्राप्त की गई उस मिस्टीरियस पावर को अपने भीतर समेट लिया। उसकी आवाज मजाक से भरी हुई थी। वो पावर दरअसल दुश्मनों की सोल पे कंट्रोल करने का मेन सोर्स थी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के भीतर घोस्ट क्लैन और बर्निंग सोल क्लैन के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे थे। घोस्ट क्लैन सोल को कंट्रोल करने वाले सोल कंट्रोल टेक्निक में माहिर था, जबकि बर्निंग सोल क्लैन सोल बर्निंग टेक्निक का मास्टर था। इसी कारण यूहुआन जैसे एक्सपर्ट्स बड़ी आसानी से दूसरे लोगों की सोल पे कंट्रोल कर सकते थे। यूजुन, हुआनजुन, यूहुआन ने अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स की ओर देखा। तुम दोनों इन सभी पार्टिसिपेंट्स की गतिविधियों पर नजर रखो। थंडर टोम के अंदर मुझे कुछ बेहद पावरफुल ओराज महसूस हो रहे हैं। मैं खुद जाके देखता हूँ। उसकी नजर थंडर टोम की गहराइयों पर टिक गई। वहाँ कुछ ऐसे ओराज मौजूद थे जो लगभग उसके बराबर पावर रखते थे। जैसी आज्ञा माय लॉर्ड। यूहुआन की बात समाप्त होते ही दोनों इविल एक्सपर्ट्स ने एक साथ सिर झुका दिया। यूजुन और हुआनजुन घोस्ट क्लैन के सबसे पावरफुल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे। उनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन फॉरेस्टर डोवजियान के बराबर थी। सभी को आदेश देने के बाद पूरा ग्रुप अलग अलग दिशाओं में बिखर गया, लेकिन यूजुन और हुआनजुन लगातार सोल कंट्रोल टेक्निक का यूज करके अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को अपने कंट्रोल में लेने लगे। स्पष्ट था कि थंडर टोम की ये यात्रा अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक बन चुकी थी। यहाँ की एनर्जी कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रही है। थंडर टोम के दूसरे हिस्से में काफी देर तक घूमने के बाद सियावियान और उसकी टीम एक नदी के किनारे पहुंची। नदी के ऊपर लगातार कई एनर्जी बॉडीज दिखाई दे रही थी। उनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन वन स्टार डोवजियान के बराबर थी। ये सीन देख के सभी लोग हैरान रह गए। आखिर थंडर टोम बेहद विशाल थी और वह भी केवल सबसे बाहरी एरिया में ही थे। फिर भी यहाँ वन स्टार डोवजियान लेवल की एनर्जी बॉडीज मिलना सचमुच असामान्य बात थी। ये एनर्जी बॉडीज मेरे ब्रेक थ्रो के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। डूचीफी की सुंदर आंखें चमक उठी। मैं जाके देखती हूँ। वो पहले से ही लेट स्टेज 2 स्टार डोवजियान पीक तक पहुँच चुकी थी। उसे केवल एक अंतिम कदम की जरूरत थी और वो 2 स्टार डोवजियान पीक तक पहुँच जाती। लेकिन जैसे ही वो पानी की ओर बढ़ी, रुको, सियावियान अचानक जोर से गरजा। इतने सालों के बैटल एक्सपीरियंस ने उसे तुरंत चेतावनी दे दी थी। ये जगह इतनी सिंपल बिल्कुल नहीं थी। बाकी सभी अभी नदी के बाहर ही खड़े थे, लेकिन जैसे ही डूचीफी पानी के भीतर पहुंची, पूरी नदी अचानक चमकदार थंडर से भर गई। उसी समय वहां मौजूद सभी वन स्टार डोवजियान एनर्जी बॉडीज घबरा के चारों ओर भागने लगी। लेकिन भागने से पहले ही एक विशाल जीव ने उन्हें एक ही बार में निगल लिया। अच्छा, तो ये सोल बीस्ट का जाल था। सियावियान ने ठंडी हंसी हंसी। वन स्टार डोवजियान एनर्जी बॉडीज को चारे की तरह इस्तेमाल करके दुश्मन को फंसाना। लगता है इन सोल बीस्ट की इंटेलिजेंस भी काफी हाई लेवल की है। नदी की सतह पे खड़ा वो विशाल सोल बीस्ट पूरी तरह एक टाइगर जैसा दिखाई देता था। उसके मून व्हाइट रंग के घने बाल, पावरफुल 4 पैर और पूरे शरीर से निकलती हुई भयानक ऑपरेशन किसी भी नॉर्मल सोल बीस्ट से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसके शरीर के चारों ओर लगातार थंडर पावर घूम रही थी। उसकी स्ट्रेंथ बेहद भयानक थी। थंडर ईटिंग बीस्ट। डूचीफी तुरंत चौंक गई। उसने अपनी आंखों के सामने उन एनर्जी बॉडीज को निकलते हुए देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। चीफी, जल्दी वापस आओ, सियावियान ने जोर से पुकारा। डूचीफी ने बिना एक पल गवाए तुरंत पीछे छलांग लगा दी और वापस अपनी टीम के पास आ गई। नदी के ऊपर खड़ा थंडर ईटिंग बीस्ट लगातार सियावियान और उसकी टीम को घूर रहा था, लेकिन उसने अभी अटैक नहीं किया। कुछ ही पल बाद उसके दोनों ओर वैसे ही 2 और थंडर ईटिंग बीस्ट प्रकट हो गए। अब तीनों थंडर ईटिंग बीस्ट ने ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के सियावियान की 5 मेंबर टीम को पूरी तरह घेर लिया। ये 3 परफेक्ट 2 स्टार डोवजियान थंडर ईटिंग बीस्ट हैं। डूचीफी ने गंभीर आवाज में कहा। अगर उसे अकेले इनमें से किसी एक से लड़ना पड़ता
तो वो जीत तो सकती थी, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती। थंडर ईटिंग बीस्ट थंडर को खा के जीवित रहते थे और उनकी अटैक पावर बेहद विनाशकारी होती थी। अब ऐसे 3 सोल बीस्ट एक साथ सामने खड़े थे। यह स्याव्यान और उसकी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। स्याव्यान ने शांत आवाज में चारों लड़कियों की ओर देखा। यूरेन, यूवी, तुम दोनों एक टीम बनाओ। ल्यूचिंग, चीफी, तुम दोनों दूसरी टीम। तुम दोनों टीम्स एक एक करके थंडर ईटिंग बीस्ट को संभालो। कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं, चारों लड़कियों ने तुरंत उत्तर दिया। फिर उन्होंने एक साथ पूछा, तो बाकी वाले का क्या? यह सुनकर स्याव्यान के होठों पे हल्की से मुस्कान आ गई। बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैंने हाल ही में कुछ नई डोव टेक्निक्स सीखी हैं। अच्छा मौका है उन्हें भी आजमा लूं। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ल्यूचिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म करना। अगर फाइट लंबी चली तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसने चारों ओर सतर्क नजर डालते हुए गंभीर आवाज में कहा, चलो। बिना किसी झिझक के स्याव्यान ने ठंडी आवाज में कहा। यूरेन ने स्याव्यान की बात सुनते ही यूवी की ओर देखा। दोनों बहनों ने एक दूसरे को हल्का सा इशारा किया और अगले ही पल उनकी बॉडी से डोवची एक साथ विस्फोट की तरह फूट पड़ी। फिर दोनों ने बेहद भयानक अटैक के साथ सीधे तीनों थंडर ईटिंग बीस्ट में से एक पर धावा बोल दिया। स्पष्ट था कि वो पहले उनके फॉर्मेशन को तोड़ना चाहती थी। जो 3 थंडर ईटिंग बीस्ट पहले ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के स्याव्यान की टीम को घेर चुके थे। ये फैमिली सिस्टर्स के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के कारण उनके फॉर्मेशन में एक पल के लिए हल्की सी चूक आ गई और उसी पल स्याव्यान ने भी मौका नहीं गंवाया। उसने तुरंत अटैक किया और एक ही अटैक में उनके फॉर्मेशन को पूरी तरह तोड़ दिया। ये फैमिली सिस्टर्स का टीम वर्क सचमुच कमाल का है, डूचीपी ने हल्के आश्चर्य से कहा। आखिर लेट स्टेज 2 स्टार डोवजान और मिड स्टेज 2 स्टार डोवजान की स्ट्रेंथ रखते हुए दोनों बहनों ने मिलके 2 स्टार डोवजान पीक थंडर ईटिंग बीस्ट का फॉर्मेशन तोड़ दिया था। इतना टैलेंट वाकई बेहद रेयर था। जैसे ही उनकी आवाज खत्म हुई, उनमें से एक थंडर ईटिंग बीस्ट पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल शरीर मोड़ा और जोरदार गर्जना करते हुए यू फैमिली सिस्टर्स का पीछा करने लगा। ल्यूचिंग और डोचीपी ने भी एक दूसरे की ओर देखा। अगले ही पल उनकी चमकदार डोची भी फूट पड़ी। दोनों ने मिलकर दूसरे थंडर ईटिंग बीस्ट को अपनी ओर खींच लिया और उसे वहां से दूर ले गई। अब वहां केवल स्याव्यान और सबसे पावरफुल तीसरा थंडर ईटिंग बीस्ट ही बचा था। अपना फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूटते देख थंडर ईटिंग बीस्ट गुस्से से दहाड़ उठा। आ जाओ, स्याव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए कहा। उसकी सारी कॉन्शियसनेस अब केवल थंडर ईटिंग बीस्ट पे केंद्रित थी। नॉर्मल सिचुएशन में अगर सोल बीस्ट और ह्यूमन एक ही लेवल के हों तो सोल बीस्ट हमेशा अधिक पावरफुल होता है, लेकिन अगर सामने स्याव्यान जैसा मॉन्स्टर हो तो बात बिल्कुल अलग होती है। इस 2 स्टार डोवजान पीक थंडर ईटिंग बीस्ट का प्रेशर मूगी से भी कहीं अधिक था। फिर भी स्याव्यान के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि उसके अनुमान के अनुसार अब 2 स्टार डोवजान रैल्म में चाहे उसके सामने ह्यूमन हो या सोल बीस्ट, उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। थंडर ईटिंग बीस्ट ने स्याव्यान को गुस्से से घूरा। फिर उसने अपने पावरफुल अगले पैर जोर से पानी की सतह पे मारे। अगले ही पल उसके शरीर के चारों ओर चमचमाती सिल्वर थंडर प्रकट हो गई। वो सिल्वर थंडर मानो थंडर ईटिंग बीस्ट द्वारा अनगिनत थंडर निकलने के बाद विकसित हुई हो। जैसे ही वो प्रकट हुई, पूरी नदी की सतह पर लहरें उठने लगी और आकाश में कान फाड़ देने वाली थंडर की आवाज गूंज उठी। अच्छा, तो ये रियल ताकत है। स्याव्यान ने धीरे से अपनी पीठ पर टंगे एंशिएंट रूलर को उतारा। वो समझ चुका था कि थंडर ईटिंग बीस्ट का ये अटैक बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बिना किसी चेतावनी के थंडर ईटिंग बीस्ट के चारों ओर घूम रही सिल्वर थंडर बिजली की स्पीड से स्याव्यान के वाइटल पॉइंट्स की ओर टूट पड़ी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसे नंगी आंखों से देख पाना भी लगभग इम्पॉसिबल था। उस अटैक की पावर कुछ होली क्लास डोव टेक्निक से भी कम नहीं थी। 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। स्याव्यान ने बिना देर किए अपने हाथ का एंशिएंट रूलर लहराया। अगले ही पल 7 विशाल एनर्जी रूलर्स एक साथ थंडर की ओर टूट पड़े। दोनों अटैक्स के टकराते ही पूरे आकाश में चमकदार एनर्जी रिपल्स फैल गई। जो थंडर अटैक बेहद भयानक दिखाई दे रहा था, उसे स्याव्यान ने बड़ी आसानी से रोक लिया। कुछ देर की फाइट के बाद थंडर ईटिंग बीस्ट भी समझ गया कि उसके सामने खड़ा यह ह्यूमन बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर सिल्वर थंडर की लेयर्स बनने लगी। स्पष्ट था कि अब वो अपनी रियल पावर दिखाने वाला था। दिलचस्प। थंडर ईटिंग बीस्ट के इंसानों जैसी बुद्धि वाले व्यवहार को देख के स्याव्यान हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले ही पल थंडर ईटिंग बीस्ट पूरी तरह सिल्वर थंडर में लिपट गया। उसकी स्ट्रेंथ, अटैक पावर और डिफेंस तीनों कई गुना बढ़ गए। फिर उसका विशाल शरीर बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा।
जहाँ जहाँ से वो गुजरता वहाँ स्पेस तक कांप उठता। इस समय थंडर ईटिंग बीस्ट ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी स्पीड और बॉडी को सबसे घातक हथियार बना लिया था। स्पीड की बात है तो अच्छा मौका है उस नई डोव टेक्निक को भी आजमा लिया जाए, सेवन ने शांत आवाज में कहा। अगले ही पल उसके पूरे शरीर पर चमकदार फ्लेम फैल गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसे सामने आते थंडर ईटिंग बीस्ट की बिल्कुल भी परवाह ना हो। थंडर ईटिंग बीस्ट एक पल के लिए रुक गया। क्या ये इंसान मरने का इंतजार कर रहा है? उसके मन में संदेह पैदा हुआ, लेकिन उसकी स्पीड जरा भी कम नहीं हुई। वो पहले की तरह पूरी ताकत से सेवन की ओर दौड़ता रहा। फायर एक्सप्लोजन टेक्निक। अचानक सेवन ने अपनी आंखें खोल दी। उसी पल उसके शरीर के भीतर फ्लेम जैसी एनर्जी वेव्स विस्फोट की तरह फैल गई। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक एक्टिवेट होते ही सेवन की स्पीड कई गुना बढ़ गई। अगर थंडर ईटिंग बीस्ट की स्पीड बिजली जैसी थी तो इस समय सेवन की स्पीड मानो लाइट की स्पीड बन चुकी थी। उसे नंगी आंखों से देखना तो दूर, परसेप्शन से महसूस करना भी लगभग इम्पॉसिबल था। थंडर ईटिंग बीस्ट चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे सेवन का कोई निशान तक नहीं मिला। वो कुछ पलों तक वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके सामने खड़ा ह्यूमन वास्तव में बेहद खतरनाक है। फायर एक्सप्लोजन टेक्निक में बदलाव करने के बाद फ्लेम पावर को कंप्रेस करके जो स्पीड मिली है वो सचमुच अविश्वसनीय है। अपनी वर्तमान स्पीड महसूस करते हुए सेवन संतोष से मुस्कुरा दिया। अब इस खेल को खत्म करते हैं। इस थंडर ईटिंग बीस्ट के शरीर में काफी पावरफुल एनर्जी बॉडी छिपी हुई है, पहले इसे ही मार देता हूँ। इतना कहते ही उसकी गहरी आंखों में भयानक किलिंग इंटेंट चमक उठा। थंडर ईटिंग बीस्ट ने भी उस किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया, मुड़ के पूरी ताकत से भागने लगा। भाग के कहाँ जाएगा? सेवन ठंडी हंसी हंसा। होली फ्लेम स्पेस। अगले ही पल खाकी रंग का विशाल होली फ्लेम स्पेस चारों ओर फैल गया। उसने थंडर ईटिंग बीस्ट के भागने के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। इतना ही नहीं, होली फ्लेम स्पेस लगातार उसके स्ट्रेंथ को भी दबाने लगा। अब थंडर ईटिंग बीस्ट कसाई के तख्ते पर रखे मांस के टुकड़े से अधिक कुछ नहीं था। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। होली फ्लेम स्पेस के भीतर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सेवन का विनाशकारी सोलर अटैक सीधे थंडर ईटिंग बीस्ट पर जा लगा। हालांकि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर कोई हाई लेवल सोल टेक्निक नहीं थी, लेकिन अपने बाकी ट्रम्प कार्ड्स छिपाने के लिए फिलहाल सेवन यही टेक्निक यूज कर सकता था। सोल अटैक लगते ही थंडर ईटिंग बीस्ट का शरीर पूरी तरह कांप उठा। उसकी कॉन्शियसनेस कुछ पलों के लिए पूरी तरह जीरो हो गई। सेवेंथ लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। सेवन की गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल उसकी हथेली में मौजूद एंसेंट रूलर जो होली फ्लेम से घिरा हुआ था सीधे थंडर ईटिंग बीस्ट के शरीर पे आ गिरा। एक ही अटैक में पूरा थंडर ईटिंग बीस्ट दो हिस्सों में कट गया। जहां एंशिएंट रूलर ने उसे चीर के अलग किया था वहां खाकी रंग की होली फ्लेम लगातार जलती रही। मरते टाइम भी थंडर ईटिंग बीस्ट शायद कभी नहीं समझ पाया कि एक सिंपल सा दिखने वाला मिड स्टेज टू स्टार डोजियन ह्यूमन उसे इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। जैसे ही उसका विशाल शरीर दो हिस्सों में बट के गिरा, उसके भीतर से धीरे धीरे सिल्वर थंडर की कई धाराएं बाहर निकलने लगी। साफ था कि उसकी बॉडी के अंदर कोई स्पेशल ट्रेजर मौजूद था। उस सिल्वर थंडर के भीतर से एक बेहद मिस्टीरियस ओरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। वो ओरा कभी थंडर जैसा महसूस होता तो कभी विशाल नवजात शिशु की धड़कन जैसा, बेहद मिस्टीरियस और दिल दहला देने वाला। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।